Hello friends, myself Prabhu Rajput. I am your science tutor. I welcome you all in our today's video session of class 10 subject science. So friends, before we begin with the science, let us take look on our syllabus. Look at your screen. So friends, 10th class science is divided into the 4 categories. First category, chapter number 1 to 5 is chemistry, weightage of 25 marks. Second category, chapter number 6 to 9 biology, 23 marks weightage. Third category, chapter number 10 to 13 physics, having a weightage of 25 marks. And fourth category, chapter number 14 to 16 environmental science, 7 marks. Total 80 marks board paper is divided under this 4 category. So now let's start with the first chapter of chemistry, chemical reactions and equations. So friends, now let's begin with first part chemistry. So chemistry start करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि chemistry क्या होता है. Chemistry means studying of matter. मैटर क्या होता है? मैटर जिसके पास मास होता है और यूनिवर्स के अंदर जो स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई करता है. मतलब सारी जो चीजें हैं, वुड, आयरन, सब कुछ जो है वो मैटर है. ठीक है, मैं आप सब कुछ हमारे जो अराउंड है सब कुछ जो है वो मैटर है. तो उसका मतलब क्या है कि ये मैटर के अंदर जब चेंज आएगा तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दो टाइप के होते हैं. तो केमिकल चेंज आएगा तो केमिकल इक्वेशन आएगा और वो हमें स्टडी करना है. मतलब हमें क्या स्टडी करना है? सब कुछ स्टडी करना है. केमिस्ट्री मींस एवरीथिंग. अब आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि केमिस्ट्री जो है वो ओल्ड पीपल और जो व्हाइट कोट पहन के जो लेबोरेटरी में रहते हैं उनका काम है. नहीं, वी ऑल आर केमिस्ट. आप जो ये केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हो, इससे हजारों सालों पहले जब केमिस्ट्री स्टडी नहीं करते थे तब जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे? काऊ का जो डंग है, ठीक है, वो यूटिलाइज करते थे फर्टिलाइज करने के लिए. ठीक है, ट्रीज को फर्टिलाइज करने के लिए. तो वो भी क्या है? केमिस्ट्री का पार्ट है. उन्होंने केमिस्ट्री आपकी तरह पढ़ा नहीं है, पर वो तो भी वो क्या है? अच्छे केमिस्ट है. फिर आपको जान के अजीब लगेगा कि पहले जो है वो लोग बुखार की वजह से, फ्लू की वजह से काफी जो लोग हैं वो क्या हो जाते थे? मर जाते थे. यस, दे विल डाई. क्योंकि जो फार्मेसी, जो मेडिसिन है, इन सब का इन्वेंशन नहीं हुआ था. सो मेडिसिन का जो मेजर पार्ट है वो सब किसके अंदर आएगा? कि वो मेडिसिन के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स का ही बना हुआ है मेडिसिन सारी. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. सब कुछ जो है वो केमिस्ट्री के अंदर आएगा. तो आप लोगों को सब कुछ पढ़ना है इसके लिए. नाउ आप लोगों को ये केमिस्ट्री पढ़ के जो वर्ल्ड है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाने देना है, हार्मफुल की तरफ नहीं. क्योंकि फार्मेसी और इन सब के अंदर केमिकल्स का बहुत ही अच्छा यूज किया गया है, केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा यूज किया है. वेर दूसरे फ्यूल्स को और ये सब को बर्न करके केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस करके जो हम एटमॉस्फेयर को जो है वो हार्मफुल कर रहे हैं. तो आपको ऐसा करना नहीं है. सो नाउ आपको पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री क्या होता है. सो चैप्टर के अंदर, आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं केमिकल चेंज के, वो आप ध्यान से देखिए. तो डे टू डे लाइफ के अंदर अगर मिल्क जो है वो आप समर में रूम टेम्परेचर के अंदर बाहर अगर रख देते हो तो क्या होगा? तो मिल्क जो है, मिल्क विल गेट स्पॉइल्ड. मिल्क जो है वो बिगड़ जाएगा. दैट इज केमिकल चेंज. फिर अगर आयरन का कोई रॉड है, कोई पान है, वो हमने ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग के अंदर ऐसे ही रख दिया है तो क्या होगा? दैट विल गेट कोरोडेड. यस, कोरोजन लग जाएगा, रस्ट लग जाएगा. फिर ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, कुकिंग ऑफ फूड इन योर किचन, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, आवर रेस्पिरेशन प्रोसेस, ऑल आर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, हर जगह केमिकल चेंज हो रहा है और जहां पे केमिकल चेंज आता है वहां पे केमिकल इक्वेशन भी आता है. तो आप लोगों को ये सब स्टडी करना है. सो ये सब स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज जो है केमिस्ट्री का वो चाहिए. तो आइए अब वो देखते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे. तो मैटर किसका बना हुआ होता है? तो यूनिवर्स के अंदर सारी जो मैटर्स है वो 118 एलिमेंट जो है, यस 118 जो एलिमेंट है, आप ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ चुके हैं,
उन्हीं के कॉम्बिनेशन में से बना हुआ है। मतलब सब कुछ जो है ये 118 एलिमेंट्स जो है इनके अंदर से ही बना हुआ है, ठीक है, उनके ही कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये 118 एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट कैसे किससे बना होता है, तो वो जो है सेम ग्रुप ऑफ एटम्स से बना होता है। किससे बना होता है? सेम ग्रुप ऑफ एटम्स। तो एटम क्या होता है, तो ध्यान से समझिए, एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब है कि उनसे छोटे पार्टिकल कोई नहीं है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर कोई नहीं है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो ध्यान से समझिएगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो यहां सेंटर में रहते हैं, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, यस, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। ये यहाँ पे जो है वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन जहां पे रिवॉल्व करते हैं उसको ऑर्बिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्बिट। ऐसी एक ऑर्बिट हो सकती है, 2 ऑर्बिट हो सकती है, 3 ऑर्बिट हो सकती है। That will depend on its atomic number। एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ऐसे अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। और सेंटर में क्या होगा? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। तो अब आप ऐसा सोचेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व क्यों करता है, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास है, ठीक है, वो प्रोटॉन से काफी कम है। ऐसा होता है कि एक जो प्रोटॉन का मास है इक्वल टू 1836 टाइम इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो इसका जो मास है वो बहुत ही क्या है? कम है। इसका जो मास है वो बहुत ही क्या है? ज्यादा है। इसलिए ये सेंटर में रहता है। आप ऑलरेडी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ये सब प्रीवियस स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़ चुके हो कि ज्यादा जो मास वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर में रहेगा और जो लाइटर है वो रिवॉल्व करेगा। आपको पता ही है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, ठीक है, और मून जो है वो अर्थ को रिवॉल्व करता है। तो ये जो है सब ग्रेविटेशनल का है। तो अब ये जो है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो उसकी ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो ऐसे अलग अलग 1 जो 8 एलिमेंट है सारे, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब की जो नंबर्स है वो अलग अलग हो गए। तो अलग अलग सारे जो एलिमेंट्स है इन सब के अंदर इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग होगा। सो एलिमेंट किसका बना होता है? तो सेम ग्रुप ऑफ एटम्स का। और एटम्स किसका बना होता है? तो सब एटॉमिक पार्टिकल का। अब ये जो एलिमेंट्स है, ये सारे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? मैटर बनता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी स्टेबिलिटी और वो सब आता है कि एक और पहली ऑर्बिट के अंदर स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ऑर्बिट के अंदर 8, फिर 8, ऐसे। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे आता है तो उसको बोला जाता है कि वो उसकी जो है ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। तो स्टेबल होने के लिए ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो सारे जो मैटर्स है, सारे जो एलिमेंट्स है, वो क्या करते हैं? बॉन्डिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये केमिकल बॉन्डिंग बनाने की वजह से क्या होता है कि सारे जो एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से एक मैटर है। अब एक मैटर और दूसरा मैटर दोनों के बीच में केमिकल बॉन्डिंग या कुछ चेंज आने से, कुछ भी चेंज होगा तो क्या होगा कि नया कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो नया मैटर मिलेगा, ठीक है। क्या बनेगा? नया मैटर बनेगा। तो ऐसे, तो इसको बोला जाता है केमिकल चेंज। तो स्टार्टिंग में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कुछ होने से पहले जो मैटर्स है उनको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। क्या बोला जाता है? रिएक्टेंट्स। और केमिकल चेंज होने के बाद जो हमें जो मिलता है उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी एक या एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हम फूड बनाने के लिए सारे जो अंदर इंग्रेडिएंट्स डालते हैं,
ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट्स बोला जाता है। फिर केमिकल चेंज आता है और केमिकल चेंज आने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है, पूरा फूड प्रोड्यूस होता है, तो उसे बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। तो ये हम आगे डिटेल में पढ़ने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, क्योंकि अगर केमिकल चेंज आएगा तो देयर विल बी केमिकल इक्वेशन, और वो हमें स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, so let's start. We will identify the difference between the chemical change and physical change. So first point is very important point. Chemical change के अंदर new substances formed होते हैं। Yes, new substances form होंगे। Always जो भी basic product है, जो भी reactants है, उनमें से नए प्रोडक्ट बनेंगे। उनमें से क्या होगा, नए प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, कि फ्यूल जो है वो बर्न होके उसमें से क्या बन जाता है, स्मोक बन जाता है। ऑलवेज नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे, एलिमेंट्स के अंदर चेंज होके नए सब्सटेंस फॉर्म होंगे, जबकि जो फिजिकल चेंज के अंदर नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। फिर केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होगा। एक बार अगर हो गया तो उसको वापस जो है वो रिवर्सिबल, मतलब वापस इनिशियल पोजीशन में नहीं आ सकते कैसे भी। और फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होगा, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, कि आइस जो है वो मेल्ट होके वाटर बन गया, तो वाटर को वापस आप फ्रीज करके क्या बना सकते हो, आइस बना सकते हो। अब फ्यूल जो है वो बर्न होके स्मोक बन गया, बट स्मोक में से वापस फ्यूल नहीं बन सकता है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए, अगर जो आइस है, आइस क्या था, आइस जो था वो था H2O, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O, 2 molecule of hydrogen and 1 molecule of oxygen। तो अब आइस में से अगर वाटर में कन्वर्ट होता है तो H2O ही रहेगा। H2O का कुछ भी केमिकल चेंज, केमिकल कंपाउंड, केमिकल फॉर्मूला कुछ चेंज होगा नहीं। तो न्यू सब्सटेंस नहीं बना, सेम सब्सटेंस है H2O, इसलिए इसको फिजिकल चेंज माना जाता है। जबकि सिर्फ क्या हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, और ये रिवर्सिबल भी है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज। बट फ्यूल में से अगर स्मोक बन गया है तो स्मोक में से वापस फ्यूल नहीं बनेगा। केमिकल भी उसका जो फ्यूल था उसके अंदर हाइड्रोकार्बन थे, हाइड्रोकार्बन में से वापस उसका किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, तो फिर एटमॉस्फेयर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। दूसरी एक बात आप याद रखिए कि ये जो रिवर्सिबल है वो फिजिकल चेंज के अंदर जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर ग्लास जो है वो मैंने ब्रोक कर दिया, तो अगर ग्लास ब्रोक हुआ तो कुछ भी नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ नहीं हुआ, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, बट विच इज इरिवर्सिबल। वापस में उसको ग्लास तो बना नहीं सकता हूं अगर टूट गया है तो आपको मेन वन डिफरेंस याद रखना है कि अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, न्यू सब्सटेंस अगर फॉर्म होंगे तो दैट विल बी द केमिकल चेंज, और न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होंगे तो दैट विल बी फिजिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज जहां पर भी आएगा वहां पे केमिकल इक्वेशंस आएगा। ठीक है, केमिकल चेंज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम इसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करके देखेंगे कि केमिकल चेंज के अंदर और भी क्या क्या चेंज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ एक्टिविटीज जो आपके बुक के अंदर भी मेंशन है। एक्टिविटी 1.1। Friends, let's perform activity 1.1. It is mentioned in NCERT book. So, सबसे पहले materials used in this activity. Which materials we need to perform this activity? There are 5 materials: magnesium ribbon, sandpaper, tong, burner and china dish. Friends, इनिशियली हम 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम की रिबन लेते हैं और उसे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मटेरियल है, तो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम मटेरियल के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर लगा सकता है। तो ये सैंड पेपर से हम ये लेयर को रिमूव कर देंगे ताकि हम एक्सपेरिमेंट अच्छे से कर पाए। सो फ्रेंड्स, लेट्स परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट नाउ। सो फ्रेंड्स, आपको ये जो मैग्नीशियम रिबन 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हमने ली थी, उसका एक एंड टोंग के अंदर लगाना है और दूसरा एंड जो है वो बर्नर के पास लेके जाना है।
ये एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त आपको ध्यान रखना है, आपको सेफ्टी गोगल्स जो है वो पहनने हैं और एप्रॉन पहनना है, ताकि इस एक्सपेरिमेंट दरमियान आपको कुछ भी हार्म ना हो। तो वन एंड जब आप ये बर्नर की तरफ लेके जाएंगे, इनिशियली ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसका कलर वाइट सिल्वर जैसा होता है, और ये जब इसका जो बर्न होता है, ये बर्न होते वक्त ध्यान से देखिए, डेजलिंग वाइट कलर की फ्लेम जनरेट करता है, डेजलिंग वाइट कलर की फ्लेम जनरेट करता है, और ये जो रिबन है उसका पाउडर में कन्वर्ट हो गया। उसका किस में कन्वर्ट हो गया? वाइट पाउडर में, जो नीचे चाइना डिश के अंदर हमने कलेक्ट कर लिया है। एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको बर्नर को बुझा देना है, और फिर जो वाइट पाउडर जो चाइना डिश के अंदर कलेक्ट किया है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और एयर के अंदर जो ऑक्सीजन था, जो गैसियस फॉर्म के अंदर था, वो इसका स्टेट चेंज हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसके बाद इस एक्टिविटी में से क्या क्या रिजल्ट्स आए, तो वाइट पाउडर जो कलेक्ट हुआ बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन बर्न होने के बाद, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए, और इनके केमिकल रिएक्शन से जो हमें प्रोडक्ट मिला, लास्ट में जो व्हाइट पाउडर मिला, दैट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके अंदर से फ्रेंड्स क्या क्या क्वेश्चन आपको हो सकते हैं, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम क्लीन करते हैं, ताकि उसके ऊपर अगर ऑक्सीजन की लेयर लग गई हो तो वो रिमूव हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द व्हाइट पाउडर फॉर्म्ड। तो व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन होने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है वो व्हाइट पाउडर बनता है। तो ये जो है रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में से हमें व्हाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट मिलता है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी 1.2 which is mentioned in NCERT book. Material used for this activities are lead nitrate solution, potassium iodide solution and 2 test tube. So now let's perform the experiment now. सबसे पहले आपको क्या करना है, तो लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है आपको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है। फ्रेंड्स देखिए, इनिशियली जो लेड नाइट्रेट है वो कलरलेस है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम आयोडाइड है वो आपको लेना है। तो इनिशियली इसका भी जो कलर है वो कलरलेस है। नाउ आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप के अंदर इन दोनों को मिक्स कर देना है। सो क्या होता है आइए देखते हैं। सो एक के अंदर लीड नाइट्रेट है, दूसरे के अंदर पोटेशियम आयोडाइड। अगर दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों का कलर चेंज होके येलो कलर का सॉल्यूशन हमें मिलता है। तो येलो लीड आयोडाइड कैसे मिला, तो लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर पोटेशियम आयोडाइड जब मिलाया तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो लीड आयोडाइड बना उसका जो कलर है वो येलो हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो केमिकल चेंज की वजह से जो कलर है वो चेंज हो गया। सो आफ्टर मिक्सिंग नाउ वी विल टेक द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो इसके अंदर हमने क्या किया, देखा तो कलरलेस लेड नाइट्रेट था वो कलरलेस पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट होके येलो कलर का लीड आयोडाइड सॉल्यूशन जो है वो मिला। और इसके अंदर हमें पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट मिला। बाय प्रोडक्ट के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। और इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रिएक्शन है। सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी आप आगे पढ़ेंगे। सो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो येलो कलर के बाजू में जो कलरलेस है वो दूसरा जो बाय प्रोडक्ट था वो था। बाय प्रोडक्ट के बारे में भी हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ रिजल्ट्स क्या क्या आए, तो रिजल्ट्स हमें जो दो कलरलेस सब्सटेंस थे उनको ऐड किया तो हमें येलो कलर का जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट मिला। सो विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर नोटिस इन दिस एक्टिविटी। फ्रेंड्स आपने क्या नोटिस किया, यस तो क्या नोटिस किया, तो रिएक्टेंट्स जो थे वो कलरलेस थे और जो प्रोडक्ट मिला वो येलो कलर का मिला। सो चेंज क्या हुआ, चेंज इन कलर।
नाउ लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी 1.3। ये भी आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर है। मटेरियल यूज्ड इन दिस एक्टिविटीज आर जिंक ग्रेन्यूल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉनिकल फ्लास्क एंड बीकर। फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त बहुत ही ध्यान रखना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सो ये एक्टिविटी सिर्फ लैब में ही परफॉर्म होगी, आपको घर पे परफॉर्म नहीं करनी है। इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। नाउ लेट्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट नाउ। सो स्टेप नंबर 1, तो आपको क्या करना है, एक फ्लास्क के अंदर आपको जिंक के जो ग्रेन्यूल्स है वो रखने हैं। स्टेप नंबर 2, दूसरे बीकर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। नाउ क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 के अंदर? स्टेप नंबर 3 के अंदर हम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको जिंक ग्रेन्यूल वाले फ्लास्क के अंदर ऐड कर देंगे। सो क्या होता है आइए देखते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पहले से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखा था और जिंक ग्रेन्यूल अंदर रख दिया है। तो नाउ ये जो है रिएक्ट करके देखिए एक बबल फॉर्म हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो ये बबल जो है वो हाइड्रोजन गैस है। यस, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रहा है, हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल रहा है। और इसी के साथ साथ अगर टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया होगा। यस, टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि कौन सी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक देखी, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुआ। दूसरा कि ये जो है एक्टिविटी के अंदर टेम्परेचर भी राइज हो गया। फ्रेंड्स, इससे देखिए बबल जो है, बलून जो है वो जो है पूरा भर जाए, इतना गैस जनरेट होता है। आप ध्यान से देखिए, पहले फ्लास्क के अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स थे, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख दिया, तो कितना हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्या चेंज आएगा, तो इसका जो टेम्परेचर है, फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस एक्टिविटी के अंदर 2 चेंज हमने नोटिस किए, एक चेंज इन टेम्परेचर, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस। सो इस एक्टिविटी के अंदर हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के अंदर ऐड करते ही हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हुआ, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकेंड कि फ्लास्क जो है वो हॉट हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, इसका बढ़ गया। नाउ रिजल्ट्स, तो हमने इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो जिंक ग्रेन्यूल के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस जो है वो वहां पे लिबरेट हुआ। सो विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर यू नोटिस इन दिस एक्टिविटी? यस, आंसर इज इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। सो फ्रेंड्स, after performing these 3 activities, you will come to know that the chemical change will lead to some change. What are they? Change in state, maybe the change will state from the liquid to solid, solid to liquid or gaseous. Change in color, the color change हो सकता है। Evolution of gas, gas liberate हो सकता है, या फिर change in temperature, कि उसके टेम्परेचर के अंदर भी कुछ चेंज आए। तो ये सारे जो है वो केमिकल रिएक्शंस दिखाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपके आसपास भी हो रहे हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर आगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।